सो उसके अलावा तुमने तो जितने भी अब क्या है फूड एडल्ट्रेशंस आजकल कर रहे हैं। हम बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से फूड की लाइफ बढ़ाते हैं, बट फिर कंसर्न्स ये होता है आजकल कि क्या प्रिजर्व फूड हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए 100% बेटर है, या उसमें कुछ ऐसे चीज़ें ग्रो कर जाएंगी, या फिर वो प्रिजर्वेटिव्स जो है वो हार्म भी करेगा। बट जो भी फूड के नॉर्म्स है उसमें जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं उसको प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है और उसको रेगुलेट किया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज में रेगुलेटर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी रेगुलेटर्स हैं जो उसको देखते हैं। उसके बाद वो हमें अलाउ करते हैं कि हम पैकेज्ड फूड को, जहां पर बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, उसको पैकेजिंग करके बेचें। पर ओवरऑल चाहे वो अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन एनवायरमेंट में, वो 100% फुल प्रूफ नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज हैं। तो उसी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चंस यहाँ डेवलप किया, और जब इसको एड्रेस करोगे तो कुछ रिसेंट एग्जाम्पल भी दे दोगे। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को करें, पर डायरेक्टली एप्लीकेशन पे तो नहीं आ सकते, भले ही यहाँ पूछा हो या ना पूछा हो कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बट you people have to explain, at least you have to define biotechnology. So there are different school of thought in the field of biotechnology who define differently this term biotechnology. जैसे जो जिन लोगों ने साइंस एंड टेक की क्लास की है, तो मैंने बताया था कि यूएस स्कूल ऑफ थॉट जो है, यूएस के साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी को अलग डिफाइन किया है, यूरोपियन साइंटिस्ट ने अलग, ठीक है। और उसी तरह से डिफरेंट यू में अलग डिफाइन है, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने अलग डिफाइन किया, ब्रिटिश ने अलग डिफाइन किया। बट इन जनरल ओवरऑल पर्सपेक्टिव सिमिलर ही है, स्टेटमेंट थोड़े अलग हैं, डिफरेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि इधर वी यूज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वी यूज द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट लाइक डीएनए और आरएनए। हम या तो पूरा का पूरा जीव का इस्तेमाल करते हैं, या जीव के अंदर जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट होते हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या जो प्रोसेसेस होते हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ, betterment of the life of the human or the mankind, for the betterment of environment, और उसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वहां लिविंग इन्वॉल्व है, लिविंग के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, और लिविंग के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। जैसे हमारे बॉडी में इंजाइम्स निकलते हैं, अब हमने वो इंजाइम एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं मैनकाइंड के बेनिफिट्स के लिए, तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया। आप डायरेक्टली माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे राइजोबियम का नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो वहां कंप्लीट लिविंग को ही तुमने इस्तेमाल कर लिया ना, बैक्टीरिया को ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, वो भी इंटरवेंशन से। अगर आप डीएनए आरएनए का इस्तेमाल कर रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हो या एनिमल्स बना रहे हो, ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसफेक्टेड एनिमल कहते हैं उसको टेक्निकल टर्म में। जब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हो तो प्लांट में ट्रांसजेनिक वर्ड यूज होता है, एनिमल में ट्रांसफेक्शन वर्ड यूज होता है। यानी ट्रांसजेनिक प्लांट, जीएम प्लांट, और ट्रांसफेक्टेड एनिमल यानी जीएम ऑर्गेनिज्म और एनिमल, ठीक है ना। तो वहां तुम क्या कर रहे हो, एलियन डीएनए को किसी के साथ इंसर्ट कर देते हो, ठीक है, वो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये सब क्यों हम कर रहे हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द मैनकाइंड। सेंटर में कौन है, ह्यूमन है ना। हम अपने आप के अपने लाइफ को बेटर करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं ना। तो बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी टेक्नोलॉजी को हम क्यों डेवलप कर रहे हैं, मैन के लाइफ को ईज बनाने के लिए, ठीक है ना, या उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि हम 100 साल से और भी ज्यादा दिन तक रहें, ठीक है, हेल्दी और फिट रहें। तो यही है बायोटेक्नोलॉजी। अगर ओवरऑल अगर आप मोटे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो बायोटेक्नोलॉजी यही है, क्या है,
या तो पूरे जीव का इस्तेमाल कर लो, या जीव के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर लो, या जो उसके बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके शरीर में, जैसे एंजाइम है, विटामिन है, एंटीबॉडीज बन रहे हैं। आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम सुना है? हम एक ही तरह के एंटीबॉडी की क्लोन बना लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना डिजीज को ट्रीट करने के लिए, चीजों को करने के लिए। हम सेल निकाल ले रहे हैं, स्टेम सेल, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना कोई ऑर्गन डेवलप करने के लिए, कुछ चीजें बनाने के लिए। यही है बायोटेक्नोलॉजी। तो मैंने डिफाइन किया है, देखो बायोटेक्नोलॉजी को, तो क्या है कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो तुम लिख लोगे, मतलब एक क्राइसिस ऑफ वर्ड नहीं होगा, या फिर आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी को मैंने ब्रिटिश जो स्कूल ऑफ थॉट है उसने कैसे एक्सप्लेन किया है वो मैंने लिखा है। ये जो लाइन लिखी है ना, बायोटेक्नोलॉजी इज द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्यूलर कंपोनेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज। ये ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट का दिया हुआ डेफिनेशन है, पर ये लिखना जरूरी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि विच स्कूल ऑफ थॉट हैज गिवन दिस डेफिनेशन, ये लिखना जरूरी नहीं है, बस सिंपल लिख दिया बायोटेक्नोलॉजी क्या है। कंट्रोल्ड यूज, अनकंट्रोल्ड नहीं, रेगुलेटेड यूज। ठीक है, किसका? या तो बायोलॉजिकल एजेंट्स का, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेगुलेटेड कंट्रोल्ड यूज है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड हुआ तो वो और डैमेज कर देगा ना। उसी तरह सेल्यूलर कंपोनेंट, जैसे मैंने कहा डीएनए, आरएनए, ये सब सेल्यूलर कंपोनेंट है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना है क्रिस्पर कैस9 टेक्निक्स, ठीक है ना? कैस9 प्रोटीन के साथ साथ उसमें गाइडेड आरएनए वो हेल्प करते हैं, किस लिए? क्योंकि कोई मिस स्पेल्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए है, उसको कट कर देगा और फिर उसको अलाइन करके जोड़ देगा, तो जो डैमेज्ड है या जो डिलीट्रियस है, कोई ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो आपको हार्म कर रहा है, उसको निकाल दिया। जीन एडिटिंग टेक्निक है, नया बना है, नई टेक्निक है, ठीक है। तो वो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? सेलुलर कंपोनेंट को, फॉर द बेनिफिशियल यूज ऑफ व्हाट? बेनिफिशियल यूज ऑफ मैनकाइंड। मैन इज इन द सेंटर ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि हम अपने लिए अपने सेंटर में रख के सोच रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा इंडिया में डेवलपमेंट डिस्कस कर लिया ब्रीफली, एक दो सेंटेंस। 1982 नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड by the government of India to pursue programs and strengthen indigenous capability in newly emerging discipline of biotechnology, और subsequently Department of Biotechnology was set up in February 1986। ये एपेक्स बॉडी है, आपको पता है ना, इंडिया में एपेक्स बॉडी है डीबीटी। ओके, सारा पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन करना इनके अंडर में होता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब है कि मैंने जैसा कहा कि हमें डिस्क्राइब करना है एप्लीकेशन, बट थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैंने बता दिया कि कुछ ऐसे हैं हमारे डिपार्टमेंट और चीजें जो इसको रेगुलेट कर रही हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रही हैं, डिजाइन कर रही हैं, इनके अंडर में ये वर्क चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर मैं, चूंकि हमें एप्लीकेशन पे आना है, तो मैं अब इस चीज को एप्लीकेशन के साथ लिंक करने का एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया कि कैसे हम एप्लीकेशन वाले पार्ट्स पर आए। तो इसका लिंक किया कि बायोटेक्नोलॉजी एक्ट एज पावरफुल टूल किट अलाउिंग यूज टू यूटिलाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। So it is a powerful toolkit allowing us to utilize living organism or the cells or the molecular processes to solve some of the world's most rigid or complex problem, ठीक है। कोई बीमारी है अनट्रीटेबल, आज हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको ट्रीट कर रहे हैं, नहीं। अभी अभी आपने सुना है स्वर्ण सब वन राइस वेराइटी? नहीं, वो डेवलप किया हमने। क्यों? उसमें दो चीजें हैं, वो एक सिलेक्शन प्रोसेस से डेवलप किया गया है,
ठीक है ना। उसमें क्या किया गया है, एक राइस की वेराइटी जो इंडिया में जिसका कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन अच्छा है, स्वर्ण वेराइटी ऑफ, ठीक है, स्वर्ण क्यों, क्योंकि वो गोल्डन कलर का दिखता है, स्वर्ण नाम है ना इसलिए। और उसका क्रॉस कराया गया एक ऐसे इंडिजिनस नेटिव वेराइटी के साथ जिसका खाने का टेस्ट खराब और जिसका प्रोडक्शन लेस, तो उसको ग्रो नहीं करना चाहेगा ना किसान, क्योंकि उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है राइस का, और क्या है दूसरी बात कि उसका प्रोडक्शन भी पर हेक्टेयर लेस है। लेकिन उसमें एक बहुत जबरदस्त जीन है और उसका इस्तेमाल किया गया स्वर्ण सब वन राइस वेराइटी डेवलप करने के लिए। तो मैंने एक बताया आपको स्वर्ण राइस, जिसको इंडिया में बहुत लोग ग्रो करते हैं क्योंकि इसकी यील्ड बेहतर है। और अभी हमने बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से एक डेवलप किया ये राइस। अच्छा, ज्यादातर मैंने एग्जाम्पल जो कोट करने की कोशिश की है वो 2020 से 26 वाले कुछ एग्जाम्पल कोट किए हैं कि लेटेस्ट आप मेंशन कर सके। ये जो है बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से डेवलप किया गया है जीन एडिटिंग कर कर। इसकी हाइल्डिंग ये हाइल्डिंग है, मतलब इसकी यील्ड बेहतर है, लेकिन एक इसको डेवलप करने के लिए इसके साथ एक और वेराइटी को क्रॉस किया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो वेराइटी जो है भारत की एक नेटिव वेराइटी है जो खाने में जिसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था और जिसकी यील्ड पुअर थी। तो बताओ कोई ग्रो करना चाहेगा ऐसे राइस को? धीरे धीरे ये राइस ग्रो करना लोगों ने बंद कर दिया, इसकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन इसमें मैंने कहा कि इसके पास एक जो जीन है जो इसके पास नहीं है, वो क्या है, इसके पास फ्लड रेसिस्टेंट जीन है। इसके पास क्या है मैं बता रहा हूं, फ्लड रेसिस्टेंट जीन है। फ्लड रेसिस्टेंट जीन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका खेत पानी से भर गया, पूरा समर्ज कर गया और 10 12 14 दिन भी पानी रह गया, तब भी ये सड़ता नहीं है, ये रॉट नहीं करता है। और स्वर्णा जो वेराइटी है ये 4 से 5 दिन भी अगर आपका वाटर लॉक्ड कंडीशन हो गया तो ये रॉट हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपको पता है हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, मेजॉरिटी मानसून पे डिपेंड, और अभी मानसून सीजन में पता चला कई बार फ्लैश फ्लड आ गया या फ्लड आ गया, खास करके तराई बेल्ट में या यूपी बिहार पंजाब हरियाणा ऐसा देखते हो, और फ्लैश फ्लड की भी घटनाएं होती हैं। तो क्या होता है, कंप्लीट फील्ड समर्ज हो जाता है। ऐसे में ये आपने लगाया, ये डैमेज हो गया, क्योंकि 4 से 5 दिन में ये डैमेज हो जाते हैं, गल जाते हैं, पौधे रॉटेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन ये जो जीन एडिटिंग से हमने इसके अभी क्या किया, ये जीएम क्रॉप नहीं है, ध्यान देना, जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने नहीं किया है, हमने क्रॉस किया है, सिलेक्शन किया है दो वेराइटी को, और दो वेराइटी को ऐसा क्रॉस किया कि हमने जो आगे का जनरेशन बनाया, आगे का जनरेशन जो डेवलप हुआ, जब दो को क्रॉस करते हो मेंडेलियन लॉ में, तो अगला जनरेशन F1 जनरेशन कहलाता है। F1 में 50% इसका 50% इसका आया, फिर उसको बैक क्रॉस कराते हैं इससे, इस वेराइटी से बैक क्रॉस, फिर अगले जनरेशन में कुछ और परसेंटेज बढ़ जाएगा, फिर अगले जनरेशन में कुछ और परसेंटेज, इसको कहते हैं सिलेक्शन मेथड। ध्यान दीजिएगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, इसका जीन मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, क्रॉसिंग से बना है ये वेराइटी। लेकिन क्रॉसिंग कैसे पता लगा, क्योंकि हमने जीन की स्टडी की इसमें और देखा कि इसमें बड़ा बेनिफिशियल जीन है, भले इसका टेस्ट वेस्ट खराब है, हमको टेस्ट से क्या मतलब है, टेस्ट तो इसका रहेगा, और जीन इसका डाल दिया, तो अब फ्लड में भी ये फ्लड रेसिस्टेंट वेराइटी हो गई। तो हमने क्या कर दिया, हार्श एनवायरमेंट में, इसको कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट, हमने क्रॉप डेवलप कर लिया। नहीं, और मेथड क्या, सिलेक्शन मेथड इसको कहते हैं। तो यहां पर आपने एक वेराइटी डेवलप कर ली, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो हमारे कंट्रीज में बहुत सारे स्टेट्स में एक प्रॉब्लम क्या है, रिजिड प्रॉब्लम, फ्लड की, मॉनसून सीजन में। हमने एक सॉल्यूशन राइस की ले लिया, राइस इज ए स्टेपल क्रॉप इन इंडिया, ठीक है ना, ट्रॉपिकल कंट्री है भारत में, राइस ज्यादा लोग खाते हैं,
अब राइस डैमेज हो जा रहा है, फिर फूड क्राइसिस, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद दैट। हमने ऐसी वेराइटी डेवलप कर ली दैट विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑल्सो। बर्डन कम होगा, फार्मर्स को ज्यादा रिम्यूनरेशन मिलेगा क्योंकि उसकी फसल बच जाएगी, ग्रोथ अच्छा होगा। खास करके तराई बेल्ट या फ्लड प्रोन एरियाज में किसान के जो क्रॉप डैमेज हो जाते थे वो नहीं होंगे। बेनिफिट है कि नहीं उसका, है ना। और आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, प्रॉपर वही मिल रहा है जो स्वर्णा में है। यही बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट है ना। एक यूज बताया ना, तो मैंने बताया कि क्रिटिकल प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाता है बायोटेक्नोलॉजी के में ये सारी चीजें। फ्रॉम ऑप्टिमाइजिंग द फूड ऑन आवर प्लेट्स टू क्लीनिंग अप इकोसिस्टम, इट्स फुटप्रिंट इज मैसिव। तो मैंने बताया कि इसका एप्लीकेशन मैसिव है, आपके न्यूट्रिशनल एबिलिटी प्लेट में बढ़ा रहा है। आपने गोल्डन राइस नाम सुना, आपने जीएम क्रॉप, ठीक है ना। ऐसी चीजें जो हम राइस में विटामिन ए दे रहे हैं, नहीं, गोल्डन राइस आपके न्यूट्रिशनल एबिलिटी प्लेट्स में बढ़ गई। एक ही क्रॉप में चीजें मिल रही हैं, वो जो उस क्रॉप में नहीं, पहले गाजर खाते थे विटामिन के लिए और राइस खाते थे, अब वो सब राइस में ही मिल रहा है, नहीं। और साथ में एनवायरमेंटल क्लीनिंग में आजकल बैक्टीरिया, ऑयल जी पर बैक्टीरिया का नाम सुने हो तुम लोग। कभी कभी अगर ऑयल लीकेज हो जाता है और फैल जाता है तो उसको बग जो होते हैं, बैक्टीरिया खा जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया भी हमने डेवलप कर लिए हैं जो ऑयल को खा जाता है। तो क्या किया हमने, इन्वायरमेंट को क्लीन कर दिया बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर कर, नहीं। फिर आपने देखा होगा कि एक फिश का इस्तेमाल करते हो ना, जैसे मच्छर के लार्वा को खाने के लिए गंबूशिया फिश का इस्तेमाल कर लेते हो तुम, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर लेते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं। एनवायरमेंटल जो एक मलेरिया क्या है आपका, कॉस्ट बढ़ा देता है ना, इकोनॉमिक हेल्थ हजार्ड्स क्रिएट करता है। तो ऐसे, अच्छा अभी तुमने एक सुना होगा लास्ट टू लास्ट ईयर ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ द आप समझते हैं ना किसको कहते हैं, आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी सर आम दिल्ली आदमी में। पार्टी। तो दिल्ली में ये जो पार्टी थी, तो उस समय आपको पता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स। अभी जो खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तो दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स में लोग खेतों को जला देते हैं, ठीक है ना। जो हे हस्क बचता है उसको जला देते हैं, तो जो स्मोक क्रिएट होता है वो एटमॉस्फेयर में फैलता है और यहाँ पर बहुत पॉल्यूशन हो जाता है विंटर टाइम में, क्योंकि विंटर में लो टेम्परेचर वो नीचे ही रह जाता है। तो आपको याद होगा कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो उन्होंने एक ऐसा स्प्रे बनाया जो स्प्रे डाल देने से वो गल जाता है। वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल, भाई आपने एक एंजाइम इस्तेमाल किया जो गला दे रहा है पौधे को। एक सॉल्यूशन निकाल लिया ना आपने, अब स्मोक नहीं करना होगा, अब आप स्प्रे कर दो। तो मैंने कहा कि वो एक इंटरवेंशन है, बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। समझ रहे हो मेरी बात, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। अब आ जाओ एप्लीकेशन के ऊपर। पहला मैंने पूछा एग्रीकल्चर के अंदर। सो मॉडर्न एग्रीटेक में क्या हो रहा है कि हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें पहला मैंने बताया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप भी कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में यहाँ डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है कि तुम जीन को कैसे मॉडिफाई करते हो, क्योंकि वो आपसे टेक्नोलॉजी नहीं पूछ रहा है, एप्लीकेशन पूछ रहा है। ऐसे जीन मॉडिफिकेशन क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि ये अगर से फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन ले लो, तो इसमें बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis और कॉटन है एक प्लांट। तो हमने क्या किया कि उस बैक्टीरियल जीन को, क्योंकि वो बैक्टीरिया जहां वो सॉइल बैक्टीरिया है, ध्यान दीजिएगा, ये बैसिलस thuringiensis कहाँ होते हैं, सॉइल्स में। और जहां ये होते हैं वहां अपनी बॉडी से सिक्रीशन निकालते हैं, एक टॉक्सिन्स निकालते हैं। और वो टॉक्सिन्स के कारण कुछ जो है क्या कि फ्लाइज और ये सॉरी इंसेक्ट्स ग्रो नहीं करते। हमने उसी टॉक्सिन्स के लिए इस बैक्टीरियल डीएनए को क्या कर दिया, कॉटन में इंसर्ट कर दिया। अब कॉटन में जब हमने लाइगेट कर कर उसको इंसर्ट कर दिया, अब जो कॉटन ग्रो कर रहे हो तुम, उसमें ऑलरेडी वो बैक्टीरियल डीएनए है। और वो बैक्टीरियल डीएनए जो प्रोटीन रिलीज कर रहा है, बना रहा है,
वो प्रोडक्ट टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, उस टॉक्सिन्स के कारण खासकर कॉटन के ऊपर एक कॉमन पेस्ट है बॉलवर्म ग्रो करता है, वो बॉलवर्म ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उस टॉक्सिन से वो रेपेलेंट का काम करता है, वो बॉलवर्म उससे भागते हैं। ठीक है, उनकी रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग स्टे हो जाती है। तो क्या हो गया, तुम्हें नेचुरल जो आप नेचर में जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते थे उसकी डिमांड कम हो गई जब से बीटी कॉटन आया। यह है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ऐसे कई ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप हो गए, आपने धारा मस्टर्ड का नाम सुना होगा, तो आप वो भी कोट कर सकते हैं। आपने बीटी ब्रिंजल का नाम सुना होगा, आप कोट कर सकते हो। इस तरह से हमने कई सारे प्लांट्स डेवलप किए हैं। जीन का मॉडिफिकेशन यानी डीएनए को, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक प्लांट या एनिमल में इंसर्ट जब कर देते हो, उससे जो एनिमल्स ग्रो होता है, ठीक है, एलियन डीएनए के साथ, हम उसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और ऐसे प्लांट को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, और एनिमल को कहते हैं ट्रांसफेक्टेड एनिमल बायोलॉजी में, और कॉमनली जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन आगे जब तुम पढ़ोगे, नागोया और कार्टाजेना प्रोटोकॉल का नाम सुना है आपने? मतलब अगर आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेट कर कर पढ़ेंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर रेगुलेशन है कि अगर आपने जेनेटिक मॉडिफाइड कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप किया है और उस ऑर्गेनिज्म को इंटरनेशनल मार्केट में तुम ट्रेड करते हो, और अगर उससे कोई एनवायरमेंटल या हेल्थ हजार्ड क्रिएट होता है, उसका डैमेज आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे जो अनमाइंडफुल डेवलपमेंट नहीं होगा, रिसर्चर्स प्रॉपर उसका ट्रायल करने के बाद ही इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। ऐसा क्यों करना पड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी में? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये स्टेप क्यों लेना पड़ा? क्योंकि एडवर्स इंपैक्ट होते हैं ना, तभी तो लेना पड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो कि नहीं? लिंक करो, ऐसे सोचो। उसी से मैंने एडवर्स इंपैक्ट पे भी क्वेश्चन एक बनाया है। तो पहला मैंने बताया, एक एप्लीकेशन हम है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इससे फायदा क्या हो रहा है? yield is improving, and once yield is improving, the standard of living is increasing to the farming community, those who are growing these crops. It also ensures what? Food security. It also control what? The prices of the food grains in the market. तो बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं, तो तुमको ये मेंशन करना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें एक लाइन जोड़ दोगे, मैंने बता दिया। अब चलो दूसरा एक देखते हैं, इन द फील्ड मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग एंड जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स। ये जो मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग है, इसको एनिमल में भी इस्तेमाल करते हैं और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का एक एग्जांपल स्वर्णा सब वन राइस भी है, और ब्रीडिंग में भी इस्तेमाल करते हैं एनिमल की। ठीक है, और दूसरा जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स। अभी मैंने कहा है कि नाउ बीइंग यूज्ड टू डेवलप ड्राउट एंड फ्लड टॉलरेंट वेराइटी सच एज स्वर्ण सब वन राइस, और इसकी कहानी मैंने आपको बता दी, इसकी तो स्टोरी बता दी। इसमें हमने क्या किया है, एक नेटिव वेराइटी हमने लिया है राइस की, जिसको कि जो फ्लड रेसिस्टेंट है, और उसको स्वर्णा राइस की वेराइटी के साथ क्रॉस कर लिया है। ठीक है ना? क्रॉसिंग का मतलब है एक का पॉलन लिया दूसरे पे ढाल दिया, उसको क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, और उससे जो पौधा बना वो आगे चलकर वो कहलाया स्वर्ण सबवन राइस। हम क्या करते हैं, मार्कर डाल देते हैं, मार्कर जिससे हमें पता लगता है, वो जीन के साथ जाके डीएनए के साथ बंध जाता है। तो जो मार्कर वाला डीएनए जिसमें जाएगा, हम उसी को सिलेक्ट करेंगे अगले जनरेशन में, बाकी को हटा देंगे, और वही ट्रांसफर होते हुए हमें वेराइटी मिली ये वाली। इसी को कहते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन और ब्रीडिंग। ये इस्तेमाल होता है आजकल, ये बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स है
जिससे हम क्या बना रहे हैं, ड्राउट या फ्लड रेसिस्टेंट जो है प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आई या डाउट है तो पूछना है। ठीक है, आगे सर। फिर लिखा है इंडिया रिसेंटली रिलीज जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी विथ इनहेंस इल्ड एंड स्ट्रेस टॉलरेंट, मार्किंग अ न्यू फेज इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। यही आप एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया है, अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बताया गोल्डन राइस, हमने क्या किया यहां पर कि कैरेट का जो जीन है, कैरेट यानी गाजर, उसके जो डीएनए है, जीन है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, विटामिन सी। हमने वो क्या कर दिया, राइस के साथ। अब वो राइस ही वो प्रोड्यूस कर रहा है, हमने जीन एडिटिंग कर दी, चेंज कर दी नहीं, बना दिया गोल्डन राइस। अब देखो दूसरा, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप। अब क्रिस्पर कैस 9, आप ये जानते हैं टेक्निक्स के बारे में, थोड़ा बहुत सुना है मैंने, वैसे बायोटेक्नोलॉजी के क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने क्या कहा कि टेक्निक्स नहीं लिखनी है। अब समझो तुम, डीएनए का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते हो ना, जैसे ये डीएनए है और डीएनए में ये बेस पेयर होते हैं। ठीक है, ए टी जी सी, आपने सुना है, सी सी जी ए टी टी सी। और ए के अपोजिट क्या होता है, ए बाइंड विथ, बताओ, ए बाइंड विथ क्या, नहीं जानता हूँ सर। लो, बोलो जी, कोई नहीं जानता है, ए किसके साथ बाइंड करेगा, लो। अच्छा, प्यूरिन और पायरिमिडीन आपने बेस नाम सुना है, क्या आप बता सकते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन में कौन आता है, कौन दो प्यूरिन है, कौन दो पायरिमिडीन है, थाइमीन और साइटोसिन, ये है पायरिमिडीन बेस, एडेनिन और गुआनिन। ए ऑलवेज बाइंड विथ टी, गुआनिन बाइंड विथ सी। तो ए के अपोजिट टी होगा, टी के अपोजिट सी, यहाँ पे टी के अपोजिट ए होगा, जी के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट जी होगा, सी के अपोजिट जी होगा। तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस बनता है ना, दो स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए। ये सीक्वेंस में मान लो कि ये वाला जो पोर्शन है ये कोई, या ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, ये कोई ऐसा प्रोटीन डेवलप कर रहा है, जीन जब एक्सप्रेस होता है तो प्रोटीन बनाता है। ठीक है ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, आपने पढ़ा है सेंट्रल डॉगमा ऑफ द सेल। तो ये जो प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन मान लो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, कोई बीमारी कॉज कर रहा है मान लो। अब हम चाहते हैं ये वाला पोर्शन हम हटा दें यहां से, उसके लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इस टेक्निक का। क्या करेंगे, यहां पर आएगा टूल्स और इसको कट कर देगा। कट करने से ये वाला टुकड़ा जो है, ये जो सीक्वेंस है सी 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 जी ए, ठीक है ना, और जी 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 सी टी, ये वाला सीक्वेंस निकल गया बाहर। फिर क्या करेगा, इसको और इसको, ये रिमूव हो गया, ये पोर्शन यहां से रिमूव हो गया, रिमेनिंग पोर्शन को ये जोड़ देगा। ठीक है, तो ये आसान नहीं होता है, यहाँ पे एक गाइडेड आरएनए आता है, ये सीक्वेंस को रीड करके एक आरएनए एक कॉपी बना देगा, वही Cas9 प्रोटीन आएगी, मतलब। और इस तरह से ये क्या होता है, टुकड़ा तोड़ के अलग कर देते हैं और टुकड़े को, बाकी जो रिमेनिंग हेल्दी है जीन, उसको जोड़ देते हैं। तो आपका क्या हो गया, जो जीन का हिस्सा टॉक्सिन या डिजीज कॉजिंग कुछ प्रोटीन बना रहा था, वो हट गया, जीन एडिट हो गया, जीन। अब इससे हम कई सारे क्या कर रहे हैं,
डिजीज फ्री, ठीक है, डेवलप कर ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? या टॉक्सिन फ्री। सिंपल समझ में आ रहा है? मैं पूरी टेक्नोलॉजी का, चूंकि पूरी टेक्नोलॉजी आपको लिखनी नहीं है, बट एक ओवरऑल मैंने आपको व्यू समझा दिया। समझ में आ रहा है? यस और नो बोलो। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये है। लेकिन ये सब टेक्निक्स ना वैसे भी बहुत कॉमन टेक्निक है जो आजकल न्यूज में आपको बेसिक पता होना चाहिए। सर इसमें इंडोन्यूक्लियस का यूज होता है क्या इसमें? वो जो होता है ना, जब हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा है ना तुमने, उसमें। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, जीनोम को एडिट कर कर, और हम नए क्या डेवलप कर ले रहे हैं, क्रॉप्स। और वो क्रॉप्स क्या हो रहे हैं, डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप हो रहे हैं, सैलिनिटी रेसिस्टेंट क्रॉप हो रहे हैं। तो आज हम किस टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिस्पर कैश9 टेक्नोलॉजी का। ये क्या है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। गेटिंग माय पॉइंट? इसकी मदद से हमने क्या किया, हमने डिलीट्रियस जीन को हटा दिया, या नए अच्छे जीन को ले आकर इंसर्ट करके लाइगेट कर दिया, और इस तरह से हमने प्लांट की क्या कर दी, फीचर्स को इंप्रूव कर लिया। क्लियर? समझ में आ रहा? यस और नो? अब देखो, आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्नोलॉजी है, आरएनए आई, स्मॉल आई लिखते हैं। ये क्या करता है, ये जीन साइलेंसिंग करता है। मान लो कोई जीन है जो कि क्या कर रहा है कि उसको कट नहीं करेगा, साइलेंट कर देगा। साइलेंसिंग समझ रहे हो ना? बांध देगा मुंह उसका, चुप रहो, चुपचाप रहो, इधर साइलेंट कर दिया। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो क्या करता है, जीन साइलेंसिंग करता है। ठीक है, और जीन साइलेंट हो जाएंगे तो वो जो निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो है वहां पे, लेकिन वो इनएक्टिव हो गए, साइलेंट हो गए, मतलब साइलेंसिंग वर्ड यूज करना है। तो ये आरएनए इंटरफेरेंस क्या करते हैं, आरएनए आई जीन को साइलेंट कर देते हैं, साइलेंसिंग हो जाती है, और उसके इंपैक्ट्स जो अगर निगेटिव है, वो निगेटिव इंपैक्ट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा, होगा ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने निगेटिव देने वाले इंपैक्ट्स को ही साइलेंट कर दिया, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां मैंने लिखा है, देखो, कि दिस टेक्नोलॉजी फंक्शन एज ए हाईली टारगेटेड बायोलॉजिकल क्रॉप प्रोटेक्शन। RNAi solution can shut down vital genes in a specific pest or pathogens without causing harm to beneficial insects like bees or surrounding ecosystem। आपने किसी पेस्ट के रिप्रोडक्शन एबिलिटी को ही साइलेंट कर दिया, अब वो ग्रो ही, रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, उसको नंबर इंक्रीज ही नहीं कर पा रहे, नंबर इंक्रीज नहीं करेगा तो इन्वायरमेंट में वो अटैक नहीं करेगा ना, जब अपने नंबर लार्ज करेगा तो डैमेज करेगा इन्वायरमेंट को। तो बहुत सारे पेस्ट को क्या कर दिया, उसकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए, और क्या किया साइंटिस्ट ने, उसके जीन को ही साइलेंस कर दिया आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक्स के थ्रू। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जो जो यूजफुल है, चूंकि ये बी वगैरह यूजफुल है क्योंकि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे जो पेस्ट है उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो पेस्ट डैमेज कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, उसके जीन को साइलेंट कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट में क्रॉप्स डैमेजेस से बच गए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो गया, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस हो गई, और साथ में पेस्ट से नेचुरल बचाव हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये टेक्निक है आरएनएआई, ये बायोलॉजिकल, ये बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स है जिसका इस्तेमाल आज हो रहा है, क्या, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आपने बायो फर्टिलाइजर और माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग, अभी मैंने बताया कि आजकल क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम मार्केट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और आप यस सर। क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं सॉइल के साथ और नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ा रहे हैं।
इसी को कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। नहीं, अभी आप समझ में आ रहा है कि तो यहां लिखा है इंस्टीड ऑफ केमिकल इनपुट्स इंजीनियर्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स आर अप्लाइड टू द सॉइल, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, यहां लिख सकते हो इंजीनियर्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम। सॉइल में डाल दिया तो नेचुरल जो है, अब आपको यूरिया की जरूरत नहीं है, यही फिक्स कर देगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा क्या में, नाइट्रेट में, प्लांट ले लेगा। इस तरह से आपका यूरिया का कंजम्पशंस के लिए आपको खरीदने का जो कॉस्ट आ रहा था फार्मर का, वो भी रिड्यूस हुआ और साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ा, नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी थी सॉइल में वो भी पूरी हो गई। नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लांट को मिल गया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बायो फर्टिलाइजर या इसी को माइक्रोबियम इंजीनियरिंग कहते हैं। नहीं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या ये कहीं कोई डाउट? बेसिक समझ आ गया आप लोगों को? एग्रीकल्चर में मैंने डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बताया। क्लियर? शैल वी मूव अहेड? एनिमल ब्रीडिंग पर आते हैं। यस सर। ब्रीडिंग वर्ड है, ठीक है। तो एनिमल्स के ब्रीड्स के ऊपर भी यहां पर बायोटेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड जीनोमिक सिलेक्शन। हम बेस्ट डीएनए को सिलेक्ट कर लेते हैं, मार्कर्स ऐड कर देते हैं, वो डीएनए कहाँ ट्रांसफर हो रहा है अगले जनरेशन में, हम उसको देखते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म में वो डीएनए लगातार जा रहा है, एक जनरेशन दूसरा, जैसे एक जनरेशन हुआ फिर उसके बच्चे पैदा हुए, मार्कर रहता है उसमें टैग, हम देखते हैं किस बच्चे में, 4 बच्चा दिया तो किस में गया वो डीएनए, क्योंकि हर बच्चे में तो 100% पेरेंट्स के डीएनए नहीं जाते, आपको पता है ना, मैंने बताया मियोसिस में क्या होता है, ठीक है। तो आपके जो जीन है आपके फादर और मदर दोनों से आए हैं ना, मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड से आता है ना, एनिमल में ऐसे ट्रांसफर होता है ना, ठीक है। तो जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होता है उसमें क्या है कि मेल और फीमेल क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद बच्चे हुए, अब हमने यहीं पर जो अच्छे जीन है उसको उसके साथ मार्कर टैग कर दिया। अब इनके जो बच्चे हुए 4, तो देखेंगे कि वो मार्कर टैग डीएनए उन चारों में से किस में गए हैं, हम उसको फिर क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद उनके बच्चे होंगे तो हम उसमें देखेंगे कि और एफिशिएंसी कितनी बड़ी। मान लो 50% ये डीएनए गया, फिर अगले जनरेशन के पास 75%, अगले में 80%, आगे में 90%, हम 90% को सिलेक्ट करेंगे, उसकी ब्रीड तैयार करेंगे, वो सबसे बेहतर ब्रीड होगा ना, होगा कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात, कैसे तैयार होता है? यस सर। तो इस तरह से मान लो कि हमने कोई ऐसा तैयार किया गोट जिसमें मीट ज्यादा बनता हो, मीट की डिमांड है, हमने ऐसा काऊ बफेलो जनरेट किया, गोट जनरेट किया जो ज्यादा मिल्क देता हो, हमने उसी को सिलेक्ट किया। आर यू गेटिंग? इस तरह से हमने क्या कर दिया, एनिमल्स के ब्रीड को इंप्रूव कर लिया सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो आज ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में आजकल क्या हो गया है, एक और आजकल सिमिन, सेक्स बेस्ड सिमिन मार्केट में मिलता है। वो सिमिन इंसर्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं फीमेल हो जाए यानी काऊ पैदा हो तो वही होगी, अगर आप ऑक्स चाहते हैं तो मेल सिमिन भी मार्केट में मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी इस लेवल पे काम कर रहा है। मैंने मेंशन भी किया है, देखो डिजीज रेसिस्टेंट ब्रीड भी हम तैयार कर रहे हैं, इंप्रूव डेयरी एनिमल्स भी तैयार कर रहे हैं जिनकी मिल्किंग एबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। मीट प्रोडक्शन के लिए हम ज्यादा फैटी और मीट वाले एनिमल्स भी तैयार कर रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी से, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक फैसिलिटेड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस सच एज फुट एंड माउथ डिजीज, हम ये देख लेते हैं शुरू में ही कि ये जो ग्रो करेगा उसमें ये बीमारी होगी कि नहीं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, डीएनए है जो ये बीमारी कॉज कर सकते हैं, हम पहले अर्ली डायग्नोस करेंगे। ये बहुत कॉमन डिजीज है जो कैटल्स में होता है, एनिमल में। रिड्यूसिंग इकोनॉमिक लॉसेस, फिर लिखा है कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आल्सो हेल्प प्रिजर्व इंडिजिनस लाइव स्टॉक जर्म प्लाज्म।
आजकल हम जर्मप्लाज स्टोर कर लेते हैं, नहीं बेटर, और उसको आगे यूज करते। तो इस तरह से मैंने बताया कि फॉर बेटर मीट प्रोडक्शन, बेटर मिल्क प्रोडक्शन, हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा अच्छी वेराइटी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बेस्ट बुल्स हैं उसके हम स्पर्म लेते हैं, सेमिन कलेक्ट करते हैं और उससे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स के द्वारा हम फर्टिलाइज करके ग्रो कर रहे हैं बेहतर ब्रीड्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन मैंने बता दिया कि डीएनए के साथ मार्कर को टैग कर दो, वो अगले किस जनरेशन में डीएनए जा रहा है हम उसको फॉलो करेंगे, जिसमें परसेंटेज वो डीएनए का बढ़ेगा हम उस ब्रीड को सिलेक्ट कर लेंगे, उसी को हम आगे ग्रो करेंगे। इसी को कहते हैं मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग। ठीक है, फिर मैंने अभी आपको बताया था एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक में, मैंने अभी बताया था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नेचुरल जो है ऑक्स और काऊ अगर मेट करते हैं तो वो नेचुरल इंसेमिनेशन प्रोसेस से स्पर्म ट्रांसफर होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम बुल से, बेहतर बुल से कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ लिखा है सेक्स्ड सीमेन। इसमें ये पहले से डिसाइडेड होता है कि जो सीमेन कलेक्ट हो रहा है उसमें आगे फीमेल डेवलप होगी कि मेल डेवलप होगा, ऐसा भी आजकल इस लेवल पे ही हो रहा है। तो अगर किसी को काऊ की ही जरूरत है, ऑक्स को जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार आपके बच्चे होते हैं गाय ने दिया तो वो अगर मेल हो गया तो लोगों की जरूरत नहीं है, तो वो बेकार हो जाता है, उसकी यूटिलिटी नहीं होती। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर कहीं आपको उसी की जरूरत है और फीमेल हो गई तो फिर आपकी उसकी यूटिलिटी नहीं होती। तो इसीलिए क्या हो गया कि आजकल सिक्स्थ सेमिन भी होता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम डिजायर्ड बेबी को ग्रो कर सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग को ग्रो कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो मीथेन रिड्यूसिंग फीड सिस्टम, आपको पता है कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, नहीं? अगर आप देखेंगे तो कैटल्स जब गोबर देते हैं, काउ डंग होता है या बफेलो डंग होता है, तो उसमें क्या मीथेन गैस रिलीज होती है। और मीथेन जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता है ना। अब ऐसा चारा बनाया जा रहा है, गाय को और भैंस को और बैल को खिलाया जा रहा है, जब वो गोबर दे तो कम मीथेन रिलीज हो। हम उसी को कहते हैं मीथेन रिड्यूसिंग फीड सिस्टम। हम उसको क्या बोलते हैं, मीथेन रिड्यूसिंग फीड सिस्टम। तो जिन कंट्री में ज्यादा कैटल्स हैं वो गोबर देंगे, वो मीथेन रिलीज करेगा, वो क्लाइमेट चेंज में भागीदारी होगा। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, मीथेन रिड्यूसिंग फीड सिस्टम प्रिपेयर कर लिया। यानी अब जो काउ डंग या बफेलो डंग होगा उसमें मीथेन रिलीज कम होगा। तो लिखा है ना, जीन एडिटेड और इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल फीड अब तैयार हो रहे हैं। जेनेटिक कॉम्पोजिशन बदल दिया फीड का, तो वो जो कि प्रोड्यूस कर रहे थे मीथेन को वो हटा दिया हमने, क्योंकि अंदर में डाइजेशन प्रोसेस जब हो रहा था तो वो मीथेन रिलीज हो रहा था, वो अब नहीं हो रहा है। ठीक है, जो उसके एब्डोमेन का एक हिस्सा होता है रूमेन माइक्रोबायोम इन कैटल, significantly lowering the amount of methane gas they emit during the digestion. Are you getting my point? अब समझ रहे हो ना कि क्या क्या चीजों पे रिसर्च हो रहा है। तो इसका आपको क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आ रहा है? तो मैंने एनिमल ब्रीडिंग के फील्ड में क्या क्या बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं उसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं। अब आते हैं फूड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको देखो। एक है प्रिसीजन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन टेक्निक क्या होता है, फर्मेंटेशन इज एन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं?
आपको पता है ना फर्मेंटेशन क्या है, रेस्पिरेशन ही है एनएरोबिक कंडीशन में। जब एयर एब्सेंट होता है तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन इन जनरल इज व्हाट, फर्मेंटेशन क्या है कोई पूछेगा तुमसे तो फर्मेंटेशन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि जहां ऑक्सीजन नहीं मौजूद है, अल्प मात्रा में मौजूद है, वहां जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया का मतलब होता है ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं और ठीक है ना एनएरोबिक। इसका मतलब है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये प्रोसेस दोनों में होता है, प्लांट में भी एनिमल में भी। ध्यान दो, फर्मेंटेशन प्लांट में भी होगा, फर्मेंटेशन एनिमल में भी होगा। तुम लोगों को बेसिक थोड़ा पता होगा कि जो ग्लूकोज टूटता है, जैसे आप जब खाना खाते हो है ना, आपने रोटी खाया, चावल खाया, कुछ भी, वो आपके माउथ में गया, यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है नहीं, फिर आपके इसोफेगस से यानी फूड पाइप से स्टमक में चला जाता है, कुछ डाइजेशन वहां होता है, फिर इंटेस्टाइन में मेजर डाइजेशन प्रोसेस है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन माइनर होता है बहुत, वहां वाटर एब्जॉर्प्शन होता है केवल। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा है विलाई होता है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो एब्जॉर्व करते हैं जो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो ब्रेकडाउन हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है तो एमिनो एसिड बनाता है, फैट ब्रेकडाउन होता है तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनाता है, ये एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होके कहाँ जाते हैं, ब्लड में, ब्लड से पूरे बॉडी में फैलेंगे, हर सेल्स को पहुंचेंगे, तो हर सेल को ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, ब्लड के थ्रू हर सेल को, ट्रिलियंस ऑफ सेल, लाखों करोड़ों सेल है, सभी को ग्लूकोज मिल गया। अब ये ग्लूकोज आपके सेल में इंटर कर गया। सेल के अंदर दो चीजें हैं, एक है साइटोप्लाज्म, सुना है ना तुम लोगों ने, मतलब कई चीजें हैं लेकिन साइटोप्लाज्म तो सुना होगा। एक आपने सुना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। यस सर। अब ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है और एक बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। एक ये बीच का एक प्रोडक्ट है जो बन जाता है, ग्लूकोज टूटेगा तो पाइरुवेट बनाएगा एक प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म में, हर सेल, प्लांट के सेल, एनिमल के सेल, कोई भी सेल में ये बनेगा। अब उसके बाद देखो, पाइरुवेट बन गया। अब इसके बाद अगर आपके इस सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, जैसे आप दौड़ने लगते हो और आपको आदत नहीं है, आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, आपको आदत नहीं है, तो ऑक्सीजन आपके सेल्स को कम सप्लाई होगा क्योंकि लंग की कैपेसिटी नहीं है, आप उतना ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे और वो ऑक्सीजन ब्लड में जाके पूरे सेल को नहीं मिलेगा और सेल को ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप दौड़ रहे हो, आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी सप्लाई देना है बॉडी को, और आप कभी जिंदगी में दौड़ते नहीं थे, आज दौड़ना शुरू कर दिए हो, तो अब वो कैसे सप्लाई, अब कैसे एनर्जी मिलेगी। तो वो क्या होता है कि ये अब पाइरुवेट को बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये ब्रेक करता है। प्लांट में जब ये पाइरुवेट ब्रेक होगा तो इथेनॉल बनाएगा, प्लस में CO2 बनाएगा और प्लस ATP बनाएगा। ये प्लांट में होता है, इसलिए प्लांट में आप चावल रखते हैं, अभी गर्मी में दाल रखते हैं, दाल खट्टा हो जाता है शाम तक, क्यों, फर्मेंटेशन, क्योंकि अभी गर्मी है तो रूम में एयर यानी ऑक्सीजन कम है, क्योंकि गर्म होकर एयर ऊपर उठता है, ऊपर उठता है तो आपके रूम में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और दाल और चावल प्लांट प्रोडक्ट है, उनके सेल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, पाइरुवेट ब्रेक हुआ इथेनॉल में, दाल खट्टी लग रही है, सब्जी खट्टी हो गई, खट्टी हो जाती है ना, इसी को आप फर्मेंटेशन कहते हो कि फर्मेंट हो गया भाई।
खट्टा क्यों लग रहा है? क्योंकि अल्कोहल खट्टे होते हैं, टेस्ट में इथेनॉल बन रहा है ना वहां पे। उसके बाद आप देखते हो कि फर्मेंट चीज को ढकोगे तो हल्का गर्मी महसूस होता है ना, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और प्लस CO2 गैस निकल रहा है। अगर एक पाइप यहां से लगा दो और एक चूना के पानी में उस पाइप को डाल दो तो वो पूरा मिल्की व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि लाइम वाटर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन बिकम मिल्की व्हाइट। आपको पता है ना, रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो टेस्ट करने का तरीका है, CO2 रिलीज हो रहा है। yes, sir. तो ये प्लांट में होता है बच्चों, ये है एनेरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल बनता है प्लांट में। एनिमल में, हम लोगों में क्या होता है, या लैक्टिक लैक्टिक एसिड बनेगा, लेकिन CO2 नहीं बनता, लैक्टिक एसिड प्लस ATP बनता है, यानी एनर्जी रिलीज होता है और आपको एनर्जी मिलता है। यही लैक्टिक एसिड आपके मसल में जमा हो जाते हैं तो पेन करते हैं, आप कहते हैं खून जम गया। खून उनको जमता नहीं है, लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है। नहीं? लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है और फाइनली ब्रेक डाउन होकर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये CO2 प्लस H2O प्लस ATP देता है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइक्लिकल प्रोसेस होता है, जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और ह्यूज अमाउंट ऑफ ATP बनते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट कब इंटर होगा? जब ऑक्सीजन सेल को प्रॉपर मिलेगा। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर, तब उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने यहां यूज किया है टर्म फर्मेंटेशन, यानी हमें इससे मतलब है, तो हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट से खमीर, पूरा बेकरी इंडस्ट्री ही चल रही है फर्मेंटेशन पे, पूरा बियर इंडस्ट्री चल रही है, बेवरेज इंडस्ट्री चल रही है। नहीं, बेवरेज इंडस्ट्री में हम फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। छोले भटूरे खा रहे हो पूरा गर्मी में भी दबा के, तो बनाने के लिए उसको फर्मेंट करना पड़ता है। नहीं, ईस्ट का इस्तेमाल करता है ना। ईस्ट क्या है? पंजाई है। तो ईस्ट और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, ये मिनी फैक्ट्रीज हैं, यानी ये इसके इस्तेमाल से आप क्या कर रहे हो? फर्मेंट कर रहे हो। ठीक है। सो फूड टेक कंपनीज प्रोड्यूस स्पेसिफिक एनिमल प्रोटीन्स, fats, vitamins without rearing a single animal. This powers the modern alternative dairy and meat industries. Are you getting my point? समझ गए बच्चों? तो इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। फिर एक फूड टेक्नोलॉजी में और चीज का इस्तेमाल क्या हो रहा है? बायो फोर्टिफिकेशन। जैसे हमने बताया था गोल्डन राइस, क्या कर रहे हैं हम? हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो आप खाते थे चीज, उसकी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को और बढ़ा दे रहे हैं। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है क्रॉप्स आर जेनेटिकली इनहैंस्ड, ठीक है, टू हैव हायर न्यूट्रिशनल वैल्यूज। राइस में केवल कार्बोहाइड्रेट मिलता था, अब हमने उसमें कैरेट का जीन डाल दिया, वो विटामिन ए भी बनाने लगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई। एक ही प्रोडक्ट खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम इस प्रोसेस को बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो बायो फोर्टिफिकेशन से हम विटामिन की, या जो माइनर आपको ट्रेस एलिमेंट चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, वो हम सब इंसर्ट कर रहे हैं आजकल। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने गोल्डन राइस का दिया। चलो नेक्स्ट, enzymatic preservation. Enzymes performs various functions in the plant and animals. हम क्या कर रहे हैं? डिजायर्ड एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया हमने, एंजाइम स्प्रे किया और पौधे गल गए। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं टेलर मेड एंजाइम्स, यानी आपने क्या कर दिया? एंजाइम्स डेवलप कर लिया। यूज्ड बाय नेचुरली एक्सटेंडेड फूड शेल्फ लाइफ एंड रिड्यूस द ग्लोबल फूड वेस्टेज। इस एंजाइम से हम फूड की लाइफ बढ़ा देते हैं स्प्रे कर कर, और साथ ही यानी हम क्या करते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देते हैं। एंजाइम स्प्रे कर दोगे तो उसपे बैक्टीरिया वगैरह का और फंगल ग्रोथ क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट हो जाएगा। सेल्फ लाइफ फूड की बढ़ गई और फूड का टेस्ट भी खराब नहीं हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो?
इस तरह के एंजाइम्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं आजकल। तो फूड टेक्नोलॉजी में हेल्प हो रहा है कि नहीं? इंडस्ट्रियल लेवल पे आप प्लांट लगाएंगे तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट की, और आप सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए एक टर्म आजकल यूज होता है, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। नहीं, आपने ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी टाइप पढ़ा है ना? तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड जो है, अगर आप इंटरवेंशंस करते हो, बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस विद टेक्नोलॉजी कॉल्ड ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, एंड दिस सेक्टर लेवरेज नेचर टू हील नेचर। हम नेचर बचा रहे हैं इस्तेमाल कर कर। जैसे बायो रेमेडिएशन, आप तो बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स। नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हो। किसके लिए? टू डिग्रेड स्टबर्न एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट सच एज हैवी मेटल्स, प्लास्टिक, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स लाइक ऑयल स्पिल्स। जैसे मैंने कहा, हमने बग तैयार कर लिया है, ऐसे बैक्टीरिया डेवलप कर लिए हैं जो ऑयल को खा जा रहा है, ऑयल को डाइजेस्ट कर जा रहा है। खा जाना नहीं लिखेंगे, दे डाइजेस्ट द ऑयल्स, ऑयल जीपर बैक्टीरियाज। ठीक है ना? वो क्या है? वो ऐसे बग आपने तैयार कर लिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बग्स, जो क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं एनवायरमेंट को। ठीक है ना? हम बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी कहते हैं उसमें, जब हम ऐसे बग का इस्तेमाल कर कर और एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। अब है एक फाइटो रिमेडिएशन। फाइटो किसके लिए वर्ड यूज होता है? प्लांट के लिए, बायो ऑर्गेनिजम्स लिविंग के लिए, डिप्लॉइंग इंजीनियर्ड प्लांट्स। अब हमने ऐसे प्लांट इस्तेमाल किया जिसका जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया है, जीन कॉम्पोजिशन को बदल दिया है, टू ड्रॉ आउट एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड सॉइल और वाटर बॉडीज। आपको पता है, वाटर में जब हैवी मेटल्स आ जाए तो हमने ऐसा प्लांट डाल दिया, वो मेटल को एब्जॉर्ब कर ले। समझ में आया है? इसको हम, वो भी बायो रिमेडिएशन का ही पार्ट है, बट यहाँ स्पेसिफिकली तुम प्लांट में जीन ऑल्टरेशन कर रहे हो और ऐसे प्लांट डेवलप कर रहे हो जिसको पानी में या सॉइल में ग्रो करो, तो क्या करेगा? कॉन्टामिनेंट्स को या हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से एनवायरमेंट को क्लीन करेगा। तो चूंकि प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हो इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में, इसलिए फाइटो रिमेडिएशन कहते हैं वर्ड। बायो रिमेडिएशन का ही क्या है? सबसेट है। क्लियर हो गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? उसके बाद बायो सेंसर्स। क्या होते हैं बायो सेंसर्स? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स एक्ट एज लिविंग वार्निंग सिग्नल्स, ग्लोइंग और चेंजिंग कलर्स। आपको पता है, जैसे लाइकेंस का नाम सुना है? लाइकेंस, लाइकेंस क्या है? Yes, sir. लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस होते क्या है बेसिकली? दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, है ना? लाइकेंस। अब क्या होता है, जहां पॉल्यूशन बढ़ने लगता है लाइकेंस मरने लगते हैं, सिग्नल्स दे दिया कि भाई यहाँ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं बायोसेंसर्स। तो बायोसेंसर वो ऑर्गेनिज्म है, नेचर में बहुत सारे नेचुरल ऑर्गेनिज्म जो बायोसेंसर का काम करते हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जीन मैनिपुलेशन करके कुछ बायोसेंसर उन्होंने लैब में डेवलप कर लिया है, और वो बायोसेंसर्स अफेक्ट हो जाते हैं, वो ग्लो करने लगेंगे या उनका कलर चेंज होगा या वो मरने लगेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यहाँ इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, और आप पहले ही से प्रिकॉशनरी मेजर ले लोगे। ये टेक्निक्स डेवलप किया है किसने? बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? फिर क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, यहां लिखा है मैंने, बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कैसे? थ्रू जीनोम मैपिंग एंड डीएनए बार कोडिंग। आपको पता है आजकल हम लोग जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, और आपने सुना होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और आपने सुना है जीन बैंक का कॉन्सेप्ट। तो आजकल क्या होता है कि हम प्लांट की और एनिमल की जीन की स्टडी करके उसकी कोडिंग करके रख लेते हैं कि कल के दिन में वो एक्सटिंक्ट ना हो, हम ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन में मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग को स्टडी करके उस सीक्वेंस को हमने कोड करके रख लिया है
कि कल के दिन में वो एक्सटिंक्ट होने से हम उनको बचा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी बायोटेक्नोलॉजी का तुम इस्तेमाल कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है, तो यहां तक तो हमने अलग अलग फील्ड की कहानी बता दी कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है हमारी आपकी लाइफ को इम्प्रूव बनाने के लिए, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए, लेकिन इसके डार्कर साइड्स भी हैं। इसके कुछ रिसेंट स्टडी में इसके कुछ क्या है, हार्मफुल इंपैक्ट्स भी या एथिकल कंसर्न्स भी नजर आए हैं। जैसे जीएम क्रॉप्स के कारण कुछ बेनिफिशियल पेस्ट भी मर रहे हैं, तो एनवायरमेंटलिस्ट ने कंसर्न्स रेज किया है कि प्रॉपर फील्ड ट्रायल नहीं हुआ, ये हुआ। दूसरा है कि जो ऑयल कंजम्पशंस होता है तो कई लोगों के वो ऑर्गन्स डैमेज होने के भी मिले ट्रेसेस, लिटिल ही, लेकिन उससे कंसर्न्स डेवलप हुआ। आर यू गेटिंग? तो अब दूसरे जो है उन वो क्या प्रोड्यूस अगर कंज्यूम करेगा एनिमल या कोई ह्यूमन, तो क्या उस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा? उसके लिए एक स्ट्रिक्ट नॉर्म डेवलप कर गया कि फील्ड ट्रायल करो मल्टीपल स्टेज, तब जाके उसको करते हैं। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट मैंने यहां एक एग्जांपल दिया सुपरवीड्स का। मैंने यहां लिखा कि द राइज ऑफ सुपरवीड्स एंड इकोसिस्टम इम्बैलेंस व्हेन द क्रॉप्स आर इंजीनियर्ड टू टॉलरेट स्पेसिफिक हैवी ड्यूटी केमिकल हर्बिसाइड्स लाइक, यहां लिखा है ग्लाइफोसेट। फार्मर्स टेंड टू स्प्रे दोज केमिकल इनडिस्क्रिमिनेटली। अब इसके कारण क्या हो गया, रेसिस्टेंट वीड्स क्रिएट हो गए, अब ये जा ही नहीं रहे। जैसे आपने देखा कि हमने डीडीटी इतना मारा कि मॉस्किटोज एडेप्ट हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हमने क्या कर लिया, हमने बनाया वो प्रोडक्ट डीडीटी, आपने सुना ही है, एडेप्टेड हो गया। ठीक है, तो वो हार्म करता है एनवायरमेंट का। एग्जाम्पल याद रहेगा ना? तो याद रखना, ये ग्लाइफोसेट, डीडीटी, इस तरह से चीजें आप कोट कर दीजिएगा जिसके हार्मफुल इंपैक्ट होंगे। अब इसका इस्तेमाल इंडिस्क्रिमिनेट ने क्या कर दिया, ऐसे वीड हो गए जब अब इस पे असर ही नहीं हो रहा है, और वो सुपर वीड हो गए, वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया है सुपर वीड्स का यहां पे, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे वही ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल से कैसे स्प्रेड हो गया। हेल्थ इंपैक्ट देख लो, बायोपेस्टिसाइड, मिसमैनेजमेंट एंड ऑक्यूपेशनल रिस्क। ठीक है, हम यह मानते हैं कि बायोपेस्टिसाइड्स क्या हैं, ग्रीनर सॉल्यूशंस, बायो बेस्ड केमिकल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, इट कैन इंट्रोड्यूस फ्रेश ह्यूमन हेल्थ हजार्ड ड्यू टू द नेचुरल सेफ्टी इल्यूजन, हमने लिखा है। जैसे बायोपेस्टिसाइड्स क्या हो गया, ठीक है, अभी आपने बताया ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी, क्योंकि उसमें आपने क्या कर दिया है, आपने बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जीन डाल दिया है जो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जिससे पेस्ट अटैक रुक रहा है, बॉलवर्म। लेकिन क्या बॉलवर्म को ही डैमेज कर रहा है? नहीं, स्टोरी क्या बताया, अदर पेस्ट भी डैमेज हो रहे हैं, वो एनवायरमेंट अफेक्ट कर रहे हैं, पॉलिनेशन अफेक्ट कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटर्न्स लाइफ ऑफ द ह्यूमन अफेक्ट हो रही है। तो इस तरह से एग्जाम्पल वहां कोट करोगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी का मार्केट फील्ड, ठीक है। So India's bioeconomy is expanding dramatically, reaching over 195 billion, supported heavily by the government's Bio 3 policy focused on sustainable biomanufacturing. पर लिखा है, however, the rapid deployment of complex botanical biopesticides, biological formulation have exposed gaps, and because these inputs are marketed as natural and biological, a small scale operator often bypass standard safety protocols. अभी जैसे हम लोग ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ लोग फेक बेच देते हैं ना, उसी तरह ये बायो सेफ्टी के नाम पर हम लोग क्या ले तो ले रहे हैं, लेकिन वो सेफ्टी दे रहे हैं, बोला स्ट्रिक्ट उसकी ट्रायल नहीं हो रही है
और इसके कारण इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है या ह्यूमन लाइफ अफेक्ट हो रहा है, ये मैंने बताया। केमिकल वेरिएबिलिटी इन दिस बायोलॉजिकल फॉर्मुलेशन, जो आप केमिकल ऑल्टरेशन कर रहे हो, combined with inadequate use of personal protective equipment by the farmers have led to rising case of acute occupational toxicity, skin allergy, respiratory issues। जैसे आपने इंजाइम दे दिया स्प्रे करने का, लेकिन वो इनहेल भी कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग स्प्रे करते करते उनका लंग्स डिजीज हो गया, ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो गया, किडनी डैमेज हो रहा है, बाद में पता लगा कि अरे ये तो टॉक्सिक्स था और ये लगातार ये स्प्रे कर रहे थे, इनको पता ही नहीं लगा, हार्मफुल इंपैक्ट कॉज कर गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो ना? तो क्योंकि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होने के कारण उसके इम्पैक्ट्स हमें दिख रहे हैं। डिस्पाइट द बायोटेक्नोलॉजी मार्केट इज क्वाइट वास्ट एंड गुड, और आगे भी प्रोस्पेक्ट है। Additionally, the long-term impact of consuming gene-edited food continue to face intense regulatory scrutiny globally, as multi-gene trait stacking require highly complex, continuous toxicological evaluation to rule out unexpected allergic reaction in human। बोला जो आप फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फूड में जो जेनेटिक एडिटिंग कर रहे हो और उससे जो फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ रही है और उसी को खा रहे हो, तो कई लोगों में वो एलर्जी भी कॉज कर रहा है, और उसके लिए भी रेगुलेशन होना जरूरी है, क्योंकि एलर्जी का पता नॉर्मल नहीं लगता। पता चला कंजम्पशन किया और अचानक कुछ ऑर्गन फेलियर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया कि आप पॉजिटिव है उसके एस्पेक्ट, लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट्स को क्या कर सकते हैं आप, अंडरमाइन नहीं कर सकते, उसके लिए विजिलेंट होगा और लिखना, यहाँ मैंने बता दिया है कि उसको रेगुलेट करना होगा। ओके, सो थैंक यू, ये हो गया आज का।